हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरल रेगुलेशन के बारे में। और न्यूरल रेगुलेशन में देखिए रेस्पिरेटरी सेंटर से शुरुआत करते हैं। ब्रेन में वो पोर्शन जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला है, दैट इज रेस्पिरेटरी सेंटर। कहाँ पे लोकेटेड है ब्रेन में? मेडुला एंड पोन्स। ओके, मेडुला में दो सेंटर्स हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड सेकेंड वन इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। एंड पोन्स में एक पार्ट है जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पी फॉर पी आप याद कर सकते हैं। डीआरजी का पार्ट है इंस्पिरेशन का, यानी ये इंस्पिरेशन में ज़्यादा रोल प्ले करता है, जबकि वीआरजी जो है वो एक्सपिरेशन में। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, टाइडल वॉल्यूम अगर मैं सिंपलेस्ट वे में कहूँ तो, उसको कंट्रोल करने का। अब वन बाय वन देखें तो डीआरजी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया नहीं है, तो डोंट कंफ्यूज इट विद दैट। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इस सेंटर का मेन न्यूक्लियस है। अच्छा, अब कोई भी रेगुलेटरी सेंटर है तो उसके रिसेप्टर्स भी होंगे, तो डेफिनेटली पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर से भी इसमें सिग्नल आता है, बैरो रिसेप्टर्स का भी इसमें सिग्नल आता है। इंटरेस्टिंग बात है, जबकि वो ब्लड प्रेशर के लिए है, बट फिर भी वो इनपुट देता है। एंड डिफरेंट रिसेप्टर्स इन लंग्स, उसके हम आगे बात करने वाले कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, उनको भी एक कंसिडर करता है। साथ ही अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि किस तरह काम करता है। तो ये करता है रिदमिकल, रेपिटेटिव, इंस्पिरेटरी न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल्स। काफ़ी बड़ी लाइन है, बड़ा फ्रेज है, बट हम उल्टा चलते हैं। एक्शन पोटेंशियल्स हमें पता है, इम्पल्सेस। न्यूरोनल, डेफिनेटली न्यूरल रेगुलेशन है, ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है। इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेशन के लिए एक्शन पोटेंशियल्स है क्योंकि डीआरजी से आ रही हैं। रिपीटेटिव है, रिपीट कर रही है अपने आप को। और रिदमिकल भी है, यानी एक रिदम में चलती है। जस्ट लाइक आर इंस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं तो रिपीटेटिव है, बार बार लेते हैं, मिनट में 14 टाइम्स लेते हैं। और रिदमिकल भी है, ऐसा नहीं कि शुरुआत में ज़्यादा लिया फिर रेट कम हो गई, एक कांस्टेंट रेट से रिदम में चलता है। ओके, तो ये इसका मैकेनिज्म है। और ये कैसे होगा? एक्शन पोटेंशियल्स के थ्रू। जिस तरीके के एक्शन पोटेंशियल्स आएंगे उस तरीके का इंस्पिरेशन होगा। तो इसको एक फ्रेज में, अगर एक वर्ड में हमें कंसंट्रेट करना हो पूरी लाइन को, तो हम कहेंगे जस्ट लाइक ऑसिलेशंस। जैसे ऑसिलेशंस अपने आप को रिपीट करते हैं, सेम उनका एक्सटेंट होता है उसी तरीके से। अब जहाँ तक हम इंस्पिरेशन को कंसिडर करें, उसमें एक और चीज़ डिस्कशन के लायक है, वो है रैम्प सिग्नल्स। रैम्प सिग्नल, सिग्नल मीन्स कहाँ से कहाँ तक? ब्रेन से इंस्पिरेटरी मसल्स तक। ओके, और रैम्प मीन्स इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। रैम्प मतलब वो रैम्प, फिसल पट्टी वाला। ओके, अब इंस्पिरेटरी मसल्स तक सिग्नल्स आ रहे हैं, मीन्स डेफिनेटली इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, तो उसके लिए इम्पल्सेस चाहिए। और वो किस मैनर में आ रही है? इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड मैनर में। देखें यहाँ पे किस तरीके से इम्पल्स यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। ओके, अब इसके अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें ऐसा रैंप मिलेगा। तो दिस इज रैंप सिग्नल। ये कॉमन टर्म है, कॉमन फ्रेज यूज किया जाता है। तो रैंप मतलब इस तरीके से इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं उनको रैंप सिग्नल्स बोला जाता है। इनकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 2 सेकेंड्स तक, जो कि हमारे रेस्पिरेशन या इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन है। और फिर 3 सेकेंड तक कोई रैम सिग्नल नहीं आते। देखिए पॉज आ गया, तो दैट इंडिकेट्स द एक्सपीरेशन, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि जब रेस्पिरेटरी रेट चेंज होगा तब इन सिग्नल्स पे किस तरीके का इफेक्ट होगा। जैसे हम ईसीजी पे इफेक्ट देखते थे, जब हम हार्ट रेट को बढ़ाते थे तो वो ईसीजी छोटा हो जाता था, कुछ ड्यूरेशन छोटे हो जाते थे, पीक ज़्यादा आते थे, उस तरीके से चीज़ें। तो लेट्स चेंज द रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हुआ तो टीम इंस्पिरेशन यानी टाइम ऑफ इंस्पिरेशन कम होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव फेज को ही हम कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। मीन्स रैम्प शुड बी मोर स्टीप, ज़्यादा स्लोप होना चाहिए, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई होनी चाहिए। तो देखिए सेम एम्पलीट्यूड ऑफ इंस्पिरेशन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एम्पलीट्यूड ऑफ इंस्पिरेटरी सिग्नल्स को अचीव करने के लिए पहले 2 सेकेंड लग रहे थे, अब उसे 1.5 सेकेंड्स में अचीव करना है, तो उसका स्लोप हमने बढ़ा दिया। अब मैंने ये क्यों कहा कि सेम एक्सटेंट ऑफ एम्पलीट्यूड? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया, आप एक पर्टिकुलर रेंज तक नहीं पहुंचे तो फुल फ्लोन इंस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, पूरा टाइडल वॉल्यूम नहीं आ पाएगा। तो फिर वो हो जाएगा शैलो ब्रीथिंग का केस, मतलब पूरा डीप ब्रीथिंग नहीं हो रही, शैलो ब्रीथिंग हो रही है, बस थोड़ा सा एयर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसीलिए सेम एम्पलीट्यूड को अचीव करने के लिए
अगर हमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है, करते हुए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है, तो हमें उसे स्टीप करना होगा रैम सिग्नल्स को। और यहाँ पे स्टीपनेस का मतलब है रेट ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ इंस्पिरेटरी सिग्नल्स। इसको देखिए, डायफ्राम अदर स्केलेटल मसल्स की तरह एक झटके में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के एक्शन पोटेंशियल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पहले थोड़ा, फिर नेक्स्ट इम्पल्स आने पे कुछ और फाइबर्स का इन्वॉल्वमेंट, फिर कुछ और। इसलिए इंस्पिरेशन एक स्मूथ प्रोसेस की तरह होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर अचानक से फुल इंस्पिरेटरी मतलब फुल एम्पलीट्यूड का इंस्पिरेटरी सिग्नल आएगा तो इंस्पिरेशन गैस्प हो जाएगा, यानी जस्ट इंस्पिरेशन होके देन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि फुल कॉन्ट्रैक्ट कर गया और प्रॉपर जो इंस्पिरेशन था अंदर एयर आनी थी वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए रैम सिग्नल्स इंक्रीजिंग पोटेंशियल के ऑर्डर में जाते हैं, ताकि एक साथ नहीं धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन हो और क्वाइटली स्मूथली एयर अंदर आ सके। ठीक है, और अब दूसरा तरीका भी एक बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हुई यानी इंस्पिरेशन कम हुआ, बट इस टाइम जो स्टीपनेस है वो सेम रहेगी, ड्यूरेशन कम हो जाएगा। अर्ली स्टॉपेज ऑफ रैंप पोटेंशियल्स। देखिए जो स्टीपनेस है वो सेम है बट ड्यूरेशन कम हो गया, तो इसमें भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, बट इसमें टी एक्सपिरेशन भी कम होगा। क्यों? क्योंकि सेम डिग्री ऑफ इंस्पिरेशन नहीं हुआ तो उतना टाइडल वॉल्यूम नहीं गया, तो उतना टाइडल वॉल्यूम नहीं गया तो उतना बाहर आने में भी कम टाइम लगेगा, तो इसलिए टी एक्सपिरेशन भी कम हो जाएगा। दिस इज शैलो फास्ट ब्रीथिंग। जो बी कैटेगरी है वो शैलो फास्ट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो एक कैटेगरी है वो कह रहा है कि extent depth of respiration should be same but the duration should be decreased. Okay, अब यहाँ पे एक और डाउट आ सकता है कि ये अर्ली टर्मिनेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, अर्ली टर्मिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्शन पोटेंशियल्स कैसे हुआ? भाई यहाँ पे तो चलो कैसे भी हुआ होगा, बट ये जल्दी कैसे हो गया? इट शुड टेक द प्रॉपर टाइम। उसके लिए हम अगले सेंटर पे चलते हैं, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूक्लियस इसका पैराब्रैकियलिस, इसको बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट, बंद करने का स्विच। ये क्या करता है? लिमिट ड्यूरेशन ऑफ फिलिंग फेज, या जो इंस्पिरेशन है उसको लिमिट करता है। यहाँ पे बताएगा डीआरजी को कि बस अब रुक जाओ, इतना इंस्पिरेशन। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ के साथ हम रिलेट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन को, कि अगर ये बहुत स्ट्रांग है किसी पर्सन में तो सिर्फ 0.5 सेकेंड का इंस्पिरेशन होगा, मीन्स वो 2 सेकेंड्स तक एम्पलीट्यूड को रीच करने नहीं देगा, वो पहले उसको बंद कर देगा। ठीक है, और अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर वीक होता है तो इंस्पिरेशन कैन बी एक्सटेंडेड टिल 5 सेकेंड्स, मतलब लंबे लंबे इंस्पिरेशन होंगे, डीप ब्रेथ्स आएंगी। तो इस तरह ये इफेक्ट करता है डीआरजी को। एंड देन लास्ट पार्ट वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगुअस एंड एम्बिगस से रिलेटेड है, और ये 5 mm एंटीरियर टू डीआरजी है, मतलब वेंट्रल और डॉर्सल में 5 mm का गैप है। ठीक है, ये दोनों इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में रोल प्ले करेगा, बट ज़्यादा रोल है एक्सपिरेशन में। कैसे? देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, सिग्नल टू द एब्डोमेन मसल्स फॉर एक्सपिरेशन ड्यूरिंग हैवी वेंटिलेशन। मीन्स जब हैवी वेंटिलेशन हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तब एब्डोमेन मसल्स को सिग्नल देगा कि अब तुम एक्सपिरेशन कराओ, वी शुड स्टॉप द इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये एक्सपिरेशन को प्रमोट करता है जब ज़्यादा डीप ब्रेथ्स होती है, मीन्स इट promote forceful expiration. That means it is the center for active expiration. ये था पैसिव एक्सपिरेशन के लिए, लिमिट करता था फिलिंग फेज को, यहाँ पे सिग्नल्स को बंद कर देता था, तो सिग्नल रुक जाते थे, इंस्पिरेशन रुक जाता था और इलास्टिक रिकॉइल की वजह से एक्सपिरेशन होता था। दिस इज सेंटर फॉर पैसिव एक्सपिरेशन एंड दिस इज द सेंटर फॉर एक्टिव एक्सपिरेशन। ये सिग्नल देता है एब्डोमिनल मसल्स को एक्सपिरेशन के लिए। ठीक है, जिस तरह इंस्पिरेशन के लिए जाते हैं वैसे ये एक्सपिरेशन को भी एक्टिव प्रोसेस बनाता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ तक तो हमने न्यूरल रेगुलेशन में सेंटर जो थे उनका क्या रोल था वो देखा, कि किस तरह रेस्पिरेटरी सेंटर पूरे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, बट इसमें कोई बाहर का इंटरफेयर नहीं है। पेरिफेरल सिग्नल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था उनके पास, वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि पेरिफेरल्स उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पेरिफेरल रिसेप्टर्स या तो O2 CO2 या H+ के लिए होंगे, जो हमने केमिकल रेगुलेशन में पढ़ा, या फिर मैकेनो रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, तो मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में पूरा डिस्कशन है इस पेज पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली बात तो मैकेनो रिसेप्टर, तो किस टाइप के रिसेप्टर्स हैं? दीज आर टाइप ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स।
स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? मस्कुलर पार्ट ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में लोकेटेड है। डेफिनेटली स्ट्रेच की बात हो रही तो मस्कुलर पार्ट में ये सेंसिटिव होगा इनके लिए, ठीक है। अच्छा, इन रिसेप्टर से नर्व कौन सी जा रही है? वेगस नर्व इनके सेंसेशन लेके आती है। कहाँ जा रही है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, DRG, जो इंस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, नोट कीजिएगा, ठीक है। और इनका फंक्शन किस तरीके से? सेम एज न्यूमोटैक्सिक। अब सेम एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर से क्या मतलब है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर की तरह ये मैकेनो रिसेप्टर्स भी जब एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेस रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होंगे, तभी इंस्पिरेटरी सिग्नल्स को स्टॉप करेंगे, इंस्पिरेशन को बंद करवाएंगे, ठीक है। तो अब तक आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बनी होगी कि स्ट्रेस रिसेप्टर्स हैं, कब एक्टिवेट हो रहे होंगे। तो देखते हैं। इंस्पिरेशन हुआ, एयर अंदर आई, फिर थोड़ी एयर और आई, एंड देन थोड़ी और एयर अंदर आई, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेच था लंग्स का वो बढ़ गया, लंग्स काफ़ी स्ट्रेच हो गए, खिंच गए, और इसकी वजह से हुआ ओवर इन्फ्लेशन। जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया लंग्स का, और एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा। स्ट्रेस रिसेप्टर्स कहेंगे बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है स्ट्रेच होने की, and that it will initiate a reflex known as Herring-Brewer inflation reflex. It is very important, and UCNY and all that things बहुत important है समझने के लिए कि Herring-Brewer inflation reflex क्या है। एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो ओवर इन्फ्लेशन के टाइम पे एक्टिवेट होता है। ये सारे इसके फीचर्स है भाई, कहाँ से कहाँ तक कौन नर्व ले है, कौन से रिसेप्टर्स है, कहाँ लोकेटेड है, ऑल दैट थिंग्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में एक एक्स्ट्रा लाइन, नो रोल इन नॉर्मल रेगुलेशन बट ए प्रोटेक्टिव मेथड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका नॉर्मल रेगुलेशन में कोई सेंस नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ह्यूमंस में हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स तब कहीं जाके एक्टिवेट होता है तब टाइडल वॉल्यूम 1.5 लीटर हो, मतलब नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा जब टाइडल वॉल्यूम आ रही हो तब कहीं जाके ये रिफ्लेक्स आता है। इसका मतलब नॉर्मल रेगुलेशन जो है उसमें तो इसका कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे प्रोटेक्टिव मेथड की तरह काम। इसको अगर हम सीवीएस के रेगुलेशन, जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन था, उससे रिलेट करें तो ये कुछ सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स जैसा है। उसका भी नॉर्मल रेगुलेशन में कोई रोल नहीं था, वो तभी काम करता था जब सिस्टमिक ब्लड प्रेशर 60 mm/Hg से नीचे चला जाए, जो कि नॉर्मली जाता नहीं है। मतलब ये इमरजेंसी मेथड्स हैं, ठीक है। तो ओके, ये बात हो गई हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स की। अब चलते हैं अदर फैक्टर्स पे कि और क्या फैक्टर्स हैं, चाहे वो ब्रेन की तरफ से हो, चाहे बाहर से हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहे हैं थ्रू द न्यूरनल मैकेनिज्म्स। तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज वॉलेंट्री। जब भी रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो कई बार टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का काम आता है तो हम हाइपर या हाइपो वेंटिलेट करते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड बट वॉलेंटरीली, जैसा कि शायद आप अभी करने लग गए हो। वॉलेंट्री कंट्रोल शॉर्ट पीरियड क्यों है? क्योंकि हर वक्त हम वॉलेंट्रीली काम नहीं कर सकते, हर वक्त हमारा अटेंशन उसके ऊपर नहीं रहता, थोड़ी देर बाद अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है तो वो इनवॉलेंट्री में चला जाता है। तो इट्स अ शॉर्ट पीरियड हाइपर और हाइपो वेंटिलेशन, ठीक है। अच्छा, एक ऑनलाइन स्कर्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जस्ट लाइक एक्लीस टेंडन हमने पढ़ा था उसी तरीके की कुछ। और इसको जनरल एक डिसऑर्डर होता है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, उसको उसके साथ रिलेट किया हुआ है इसको। तो अगर आपको किसी को पता ऑनलाइन स्कर्स क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, इरिटेंट, कि अगर इरिटेंट आए तो किस तरह रेस्पिरेशन चेंज होगा। तो कंडक्शन सिस्टम है, उसमें अंदर एपिथेलियम है, एपिथेलियम पे रिसेप्टर है, और रिसेप्टर के पास आएगा स्टिमुलस। जब स्टिमुलस आएगा तब कफिंग और स्नीजिंग जैसी एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी, और अगर उस पेशेंट को अस्थमा, एम्फाइसेमा जैसी प्रॉब्लम्स है तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाएगा। दैट मीन्स इरिटेंट्स आर आल्सो कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन, वो भी इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स एंड देन कफिंग स्नीजिंग डेफिनेटली ये भी एक टाइप का रिफ्लेक्स है, तो इसमें भी सीएनएस का रोल है, नर्वस सिस्टम का रोल है। तो अगेन ये भी एक अदर फैक्टर्स में इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं जे रिसेप्टर्स के बारे में। जक्स्टा पोजिशन टू पल्मोनरी कैपिलरीज, हर चीज़ जक्स्टा ग्लोमेरुलर नहीं होती। जक्स्टा मीन्स करीब, और पल्मोनरी कैपिलरीज के जो पास में है। क्या काम है भाई इनका? ब्लड इन कैपिलरी जब ज़्यादा होगा, यानी एंगॉशमेंट ऑफ ब्लड, खून से लथपथ, या फिर पल्मोनरी एडिमा जब होगा, उस समय प्रेशर के लिए सेंसिटिव होते हैं और ये कुछ चेंजेस क्रिएट करते हैं। ये दोनों ही कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं?
क्या इनका रिस्पॉन्स होता है वो टोटली अंडरस्टूड नहीं है, तो उस पर भी काम बाकी है। हालांकि इनकी डिस्कवरी एक इंडियन फिजियोलॉजिस्ट ने की थी, और उनके बारे में ये खास है कि ही वॉज फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट टू बी द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। और हाँ, अगर आपको इनका नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। ये सब मैं इसलिए बोलता हूँ जैसे ऑनलाइन कोर्स और फिजियोलॉजिस्ट का नाम, कि ये आपको टॉपिक से को रिलेट करते हैं, फील आता है टॉपिक का, और एटलीस्ट आप गूगल सर्च करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। इंस्टेड आप कमेंट करें नहीं करें, डजेंट मैटर। ओके, सो नाउ एक और फैक्टर, दैट इज ब्रेन एडिमा। सेरेब्रल एडिमा हम सब जानते हैं क्यों होता है। कॉन्क्यूजन, कॉन्क्यूजन मतलब झटका, वॉयलेंट शेकिंग जो होती है उससे हेड ब्रेन को कई बार इंजरी हो जाती है। उसकी वजह से आ सकती है स्वेलिंग। स्वेलिंग आएगी तो सेरेब्रल आर्टरीज जो हैं, वो जो बोनी वॉल्ट है हमारा, क्रेनियम है, उसके अगेंस्ट कंप्रेस होगी, और डेफिनेटली फिर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी। वो जो सारे ऑसिलेशंस चल रहे थे वो डिप्रेस हो जाएंगे, जो इम्पल्स जनरेट कर रहे थे। तो उसकी वजह से भी कुछ ये भी मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है रेस्पिरेशन को। एंड द नेक्स्ट वन इज एनेस्थीसिया। ओवरडोज ऑफ नार्कोटिक्स की वजह से भी हो सकता है, एनेस्थीसिया ज़्यादा दे दिया उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कुछ एनेस्थेटिक्स ऐसे होते हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिप्रेस करने की बजाय रेस्पिरेटरी सेंटर के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो जो एक वाइटल एक्टिविटी है, तो इनको आजकल यूज़ नहीं किया जाता। जैसे मॉर्फिन है, तो ये भी एक रेस्पिरेटरी सेंटर को काफ़ी डिप्रेस करती है एज़ कम्पेयर टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से चीज़ें भी कई बार रेगुलेशन या जिसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस करती हैं। अब बात करते हैं ब्रीथिंग पैटर्न्स की, मतलब किस तरह ब्रीथिंग पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन के, क्या उनकी डेप्थ रहती है। तो इसमें हम एबनॉर्मल वाले डिस्कस करेंगे। नॉर्मल तो हम जानते हैं 2 सेकेंड इंस्पिरेशन 3 सेकेंड एक्सपीरेशन पैसिव, और यही कंटिन्यूस रिदमिकली सिमेट्रिकली चलता है। बट एबनॉर्मल में जैसे एक टाइप है चैन स्टॉक्स। ओके, ये पीरियोडिसिटी का टाइप है, मींस डेफिनेटली रिपीटेशन होगा, जो भी पैटर्न्स में फॉलो होगा उसका रिपीटेशन होगा। अच्छा, इस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पहले इंक्रीज होता है, देन डिक्रीज, एंड देन बीच में पॉज आता है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब क्योंकि एक एबनॉर्मल पैटर्न है तो इसको एबनॉर्मलिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा, साइकिल को कहीं से तो डिस्टर्ब करे। तो लेट्स से ओवर वेंटिलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब लेग लेग मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, ये ब्लड पहुंचेगा ब्रेन तक। ब्रेन कहेगा भाई ये क्या कर रखा है, इतना ऑक्सीजन क्यों है। तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करेगा, वहाँ पे थोड़ा वो कहेगा बस थोड़ा रेस्पिरेशन कम करो। तो थोड़ी देर बाद सिग्नल आएगा, रेस्पिरेशन कम होगा। अब क्योंकि अभी ब्रेन में तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, बट जो ब्लड लंग्स के लेवल पे है उसका ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा। तो जब ये वाला ब्लड ब्रेन तक पहुंचेगा तो ब्रेन फिर से कहेगा भाई ये क्या है, इसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है। तो फिर ये अचानक से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगा, और वो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता ही रहेगा जब तक वापस थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। और फिर क्योंकि टाइम गैप ज़्यादा है तो लंग्स तो फुल फ्लोन काम कर रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ा ऑक्सीजनेशन, और लास्ट वाले ब्लड जो टॉप ऑक्सीजनेशन टॉप वेंटिलेशन के लेवल पे ऑक्सीजनेट हो रहा था, उसकी वजह से ब्रेन अगेन ये नेगेटिव फीडबैक देगा, भाई इतना ऑक्सीजन क्यों है। इन शॉर्ट, ब्रेन और लंग्स के बीच में दूरियां हैं, ये दोनों दूर दूर है एनाटॉमिकली, तो ब्लड को लगता है टाइम, और उतने में आ जाता है लेग। ओके, अच्छा, तो भाई किसी के मन में डाउट आ सकता है, इफर्ट तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं फिजियो में, कि एबनॉर्मलिटी क्या है इसमें। सब कुछ ठीक तो है सब में ही, मतलब किसी का ऐसा तो नहीं है कि लंग्स और ब्रेन बहुत पास पास हो, सबके दूर होते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सबको होनी चाहिए, बट यूजुअली ये सारे जो इसमें आपको दिख रहा है पैटर्न, ये डैम्प्ड रहता है। डैम मीन्स दबा हुआ रहता है, सप्रेस्ड रहता है। और वो क्यों रहता है, क्योंकि जो फ्लूइड्स सेंसर्स के पास में है यानी ब्रेन में, और जो इवन यहाँ पे लंग्स पे आ रहे हैं, उनमें ऑलरेडी स्टोर्ड या कहूँ तो डिजॉल्व या फिर बाउंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इतना जल्दी रिएक्शन नहीं आता। कैसे कि ना तो कभी CO2 का लेवल इतना बढ़ता और ऑक्सीजन का लेवल इतना कम होता है कि ब्रेन अचानक से वेंटिलेशन बढ़ाए, और ना ही कभी CO2 इतना कम होता है और ऑक्सीजन इतना बढ़ता है कि ब्रेन को वेंटिलेशन बंद करना पड़े या सप्रेस करना पड़े। ओके, मतलब अगर लेट से ऑक्सीजनेशन नहीं हुआ कोई अमाउंट ऑफ ब्लड का, स्टिल उसमें 75% mmHg प्रेशर तो रहेगा, अगर वो फर्स्ट टाइम अगेन सर्कुलेशन से आ रहा है, उसका सेकेंड राउंड है विदाउट ऑक्सीजनेशन।
तो उसकी वजह से इतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं आता है। मतलब हमेशा एक डैम्प रहेगा, इतना स्टोरेज रहेगा कि ओवरवेलमिंग रिएक्शंस या जो रिफ्लेक्सेस है वो ना आ पाए। ठीक है। अच्छा, तो भाई फिर ये होता कब है? भाई ये तो बता दिया कब नहीं, क्यों नहीं होता नॉर्मली, बट कब होता है? दो कंडीशन है। फर्स्ट इज सीवियर कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर मतलब ब्लड फ्लो कम। ब्लड फ्लो कम मतलब लैग ज़्यादा, धीरे धीरे ज़्यादा टाइम लगता है, तो ब्रेन को रिएक्ट करने का मौका मिलता है और फिर हमें इस टाइप की ब्रीथिंग देखने को मिलती है। अच्छा, तो और क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी और है कि ब्रेन खुद सनक जाए। ठीक है, यानी नेगेटिव फीडबैक गेन जो है वो इंक्रीज हो। गेन फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी बेसिक। तो गेन बढ़ जाए मतलब दिमाग थोड़े से ऑक्सीजन कम होने की वजह से ज़्यादा रेस्पॉन्स देते जितना उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन डाटा है, याद नहीं करना, जस्ट टेक द फील कि अगर 3 mmHg आर्टीरियल ब्लड में प्रेशर बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वेंटिलेशन यूजुअली 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। बट अगर ये प्रॉब्लम है नेगेटिव फीडबैक गेन वाला, इंक्रीज गेन वाला, तो +3 mmHg अगर आर्टीरियल ब्लड में PCO2 बढ़ता है तो 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा वेंटिलेशन होगा। और फिर क्योंकि ये इंक्रीज वेंटिलेशन है तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट जो उस समय लंग्स में मौजूद है उसका ज़्यादा ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। तो फिर जब ये वापस घूम के थोड़ी देर बाद ये ब्लड ब्रेन में आएगा तो फिर ये कहेगा भाई इतना ऑक्सीजनेशन क्यों है। मीन्स इनिशिएशन ऑफ साइकिल किस तरीके से होगा वो हमने देख लिया यहाँ पे। ओके, नाउ मूव टू अदर टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल ब्रीथिंग। तो एक इसमें है बायोट्स ब्रीथिंग। सिंपली इसका ये ग्राफ या जो भी आप कहें, इससे हमें देख के पता चलता है कि ये एबनॉर्मल है, कोई इसमें पैटर्न नहीं है, बिल्कुल पैटर्नलेस है। इसको अटैक्सिक ब्रीथिंग कहते हैं। मीन्स चलते चलते आएगी फिर रुक जाएगी। एबनॉर्मल इसकी डेप्थ होगी। ठीक है। क्विक बाउट्स ऑफ शैलो रेस्पिरेशन प्लस एपनिया। मीन्स क्विक बाउट, फास्ट शैलो रेस्पिरेशन, इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं है, सांस लिया फिर रुक गए, फिर बीच में थोड़ा एपनिया आ गया, फिर थोड़ा लिया फिर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी फिर कम, मतलब एबनॉर्मल पैटर्न विथ शैलो ब्रीथिंग एंड एपनिया। ये कब होता है? जब मेडुला ऑब्लोंगेटा में लीजन हो जाए। मीन्स जो DRG वाला रीजन है वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होती है तो ये बायोट्स ब्रीथिंग होती है। अगेन द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज देयर, बायोट भी एक साइंटिस्ट है। अच्छा, थर्ड टाइप इज एपनियोस्टिक ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन गैस्प एंड देन पॉज एट फुल इंस्पिरेशन। हम अगर एपनियोसिस का मतलब देखें ग्रीक में, ये होता है होल्डिंग ब्रेथ, सांस रोक के रखना। ठीक है। तो ये एपनॉस्टिक ब्रीथिंग भी कुछ इस तरीके का होता है। एक सेंटर भी होता है एपनॉस्टिक सेंटर, लोअर पोन्स और मेडुला के बीच, अपर मेडुला के बीच में होता है। तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंस्पिरेशन हुआ और जब इंस्पिरेशन पीक पे था फोर्सेस तब जाके इंस्पिरेशन रुक गया एंड देन फिर एक्सपिरेशन होता है। मतलब जब फुल एकदम लंग कैपेसिटी तब आपने रोक दिया इंस्पिरेशन को, फिर थोड़ा पॉज एंड देन एक्सपिरेशन होता है। तो ये आप, अच्छा, एपनॉस्टिक सेंटर पॉन्स के पास में, तो पॉन्स की लीजन की वजह से होगा। ओके, देन लास्ट वन इज कुस्मॉल्स ब्रीथिंग। ये कहता है कि डीप लेबर्ड रेगुलर ब्रीथ है। रेगुलर है, एक पैटर्न देखने को मिलेगा। लेबर्ड है मीन्स फोर्सफुल है, और डीप मीन्स टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है। इसका अगर हम रीज़न देखें तो हमें ये ज़्यादा समझ में आएगा, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मतलब बॉडी एक्स्ट्रा एसिड से निजात पाना चाहती है। This is kind of compensatory increase in the respiration for removing the extra acid from the body. ओके, तब आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड देख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। रेगुलर पैटर्न है और H+ ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होगा तब ये प्रॉब्लम्स रिलीव हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा और इससे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।